चलिए गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं नया चैप्टर क्लास 11 से वेव्स। आज हम इस चैप्टर में भाई समझने वाले, स्टार्ट करने वाले इसको। ये चैप्टर है क्या? वैसे तो वेव्स के नाम से बच्चे बहुत डरते हैं, तो भाई डर आपके माइंड से निकाल दो। हम आपका डर बिल्कुल खत्म करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इसके बारे में यही चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि वेव से बच्चे डरते क्यों। वेव से डरते इसलिए क्योंकि लोग इसको रटते हैं और आपको रटना है, और आपको इसको रटना नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि ये चैप्टर इतना इजी है। अगर आप इसको कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ें, इसके कॉन्सेप्ट को धीमे धीमे प्रिपेयर करके आगे बढ़े, तो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर? दूसरा कि अगर मेरा एक सजेशन आप माने तो भाई वेव्स जैसा ये टॉपिक, इतना आसान सा टॉपिक अगर आपको तैयार करना है तो मेरी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई इसके पहले आप एसएचएम प्रिपेयर कर लें। एसएचएम पढ़ लें, सिंपल हार्मोनिक मोशन आपने पढ़ लिया तो आपको वेव्स बहुत इजी लगेगी। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि हमारे जो सिलेबस है, उसमें 99.99% जो वेव्स आती हैं वो एसएचएम से रिलेटेड होती है, भाई इससे रिलेटेड होती है। कुछ ऐसे मतलब 0.1% ऐसी कोई चीजें होंगी, 0.01% ऐसी चीजें होंगी जो कि डिफर करेगी, एसएचएम के फॉर्म में नहीं होगी। वैसे आज एसएचएम को डिस्कस करने वाले नहीं हम। आज का हमारा टॉपिक है वेव्स का इंट्रोडक्शन एंड जनरल इक्वेशंस ऑफ वेव्स। के जनरल इक्वेशन एसएचएम के अलावा भी क्या होती है वेव्स की। तो आपको बता दे भाई कि अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आईआईटी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। स्कोरिंग चैप्टर होने वाला है। आप इसको एक चैप्टर की तरह ना लेते हो, यूनिट की तरह लेते, क्योंकि इस टॉपिक में हम बहुत डेप्थ में जाने वाले हैं। डेप्थ इन द सेंस कि भाई छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको धीमे प्रिपेयर करते जाएं, आराम से प्रिपेयर करें। कॉन्सेप्ट्स पढ़े क्योंकि कॉन्सेप्ट्स डायरेक्ट आएंगे, सीधा क्वेश्चन बन के आएगा। और कंसेप्ट पढ़ने का इसलिए बोल रहे ताकि आप रट्टा नहीं लगाएं इसका, क्योंकि एडवांस लेवल में जब टॉपिक जाएगा, एडवांस इन द सेंस कि आईआईटी एडवांस में जब क्वेश्चंस आएंगे थोड़ा सा कंसेप्ट ऊपर नीचे अगर आपका आया तो भी आप उसको संभाल लें, आप उससे परेशान ना हो। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कंसेप्चुअल पार्ट आपको पढ़ना है। वैसे तो बहुत इजी होने वाला है, लोग अननेसेसरी से डरते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं, समझना। क्लियर है भाई? तो स्टार्ट करते हैं कि वेव्स क्या है। तो वेव्स के बारे में सबसे पहली चीज तो ये क्लियर कर लें कि भाई वेव्स ज्यादा बड़ी चीज समझे, बहुत छोटी सी डेफिनेशन, बहुत इजी डेफिनेशन लेते हैं इसकी कि वेव इज ए डिस्टरबेंस। वेव इज ए डिस्टरबेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन व्हिच ट्रेवल्स। तो भाई वेव में पार्टिकल ट्रेवल नहीं करता है, पहली बात तो ये ध्यान रखें। एसएचएम के केस में हमारे पास ये था कि पार्टिकल मोशन कर रहा था, यहाँ पर पार्टिकल मोशन तो करेगा पर पार्टिकल का मूवमेंट नहीं है। यहाँ पर वेव पार्टिकल का मूवमेंट नहीं है। वेव क्या है? वेव डिस्टरबेंस का मोशन, वेव एनर्जी का मोशन है। वेव एनर्जी का मोशन, इस बात को समझे आप, क्योंकि यहाँ पर डिस्टरबेंस ट्रेवल करेगा। ये डिस्टरबेंस पीरियोडिक हो सकता है, एक पर्टिकुलर टाइम में रिपीट करता होगा अपने आप को, या फिर अगर नॉन हार्मोनिक वेव्स है तो रिपीट ना भी करे, तब भी किसी हमने डिस्टरबेंस लिखा है ना कि पीरियोडिक डिस्टरबेंस बोला। वैसे लोग इसको पीरियोडिक डिस्टरबेंस बोलते हैं, जो कि गलत है। इसलिए गलत है भाई कि डिस्टरबेंस ये पीरियोडिक हो ना हो तो भी ये वेव है, अगर ये ट्रेवल करता हुआ मीडियम में आगे बढ़ता है तो ठीक है। दूसरी बात ये कि भाई वेव also a form of energy which travel from one point to other in a space. In space ये ट्रेवल करेगा from one point to other, या फिर ये मोमेंटम हो सकता है। वेव क्या हो सकता है? मोमेंटम हो सकता है जो कि ट्रेवल कर रहा है। अच्छे बात है, बहुत अच्छी बात। डिस्टरबेंस हो सकता है, तो थोड़ा इसको फील लाए, समझे कि क्या है। थोड़ा सा एक एग्जांपल देखें जो काफी बुक्स में बहुत फेमस एग्जांपल है कि भाई कुछ नहीं करना है, बहुत छोटी सी चीज कि एक आपने रोप ली, एक रस्सी ली, समझना है इस बात को, रस्सी को एक एंड पे हमने बांध रखा है या फिर फर्श पे रखी हुई है आपके पास रस्सी, उस रस्सी को आपने बंप दिया, आपने उसको ऐसे बंप दिया। तो जैसे ही आपने उसको ऐसे किया तो भाई ये वाला पार्टिकल जब यहाँ पे आएगा, इसकी जो एनर्जी अचानक से आपने इंक्रीज कर दी। अब इसको आपने होल्ड किया, पर ये एनर्जी जो आपने इसको प्रोवाइड की वेस्ट तो होगी, कहीं नहीं तो ट्रेवल करेगी। तो ये एनर्जी इसको जो आपने प्रोवाइड की, जैसे आपने बंप
क्रिएट किया तो भाई देखिए ये बम्प उस रोप में आगे बढ़ेगा। जैसे आप बम्प क्रिएट करेंगे ये बम्प उस रोप में आगे बढ़ेगा। तो किस तरीके से बढ़ने वाला है भाई, यही है। ओके, तो सपोज करो कि एक रोप है, रस्सी है, जिसको आपने छोटा सा बम्प मारा। तो अभी ये जो था डिस्टरबेंस ये कुछ यहाँ पर था इस तरीके से। थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे भाई ये यहाँ पर पहुंच चुका होगा। थोड़े टाइम बाद वो देखेंगे कि ये यहाँ पे, मतलब ये ट्रेवल कर रहा है। तो भाई क्या ट्रेवल कर रहा है? जिस पार्टिकल को आपने एक बम प्रोवाइड किया, जिसको एनर्जी प्रोवाइड की थी, भाई क्या वो पार्टिकल आगे बढ़ा? क्या वो पार्टिकल आगे जाए इसके साथ? वो पार्टिकल तो यही, कैसे भी इसको अपन समझेंगे। इसका अगर पार्टिकल को मैं मान लूं कि ये पार्टिकल ये वाला है, तो ये वाला पार्टिकल तो यही है, ये तो कहीं नहीं है। ये वाला पार्टिकल को समझो, जब ये हाईएस्ट पोजीशन पे था तो ये वाला पार्टिकल तो नहीं, तो गया कौन आगे? पहले इसके पास लोएस्ट एनर्जी इससे ज्यादा इसके बाद, पर ये एनर्जी आगे क्या हो रही है? ट्रेवल कर रही है। तो ये जो एनर्जी ट्रेवल कर रही है यही है वेव। ये जो चीज ट्रेवल कर रही है आगे ये है एनर्जी, ये है एनर्जी, ये ट्रेवल। एनर्जी ट्रेवल्स, वेव में क्या होगा भाई? एनर्जी ट्रेवल्स। और ये एनर्जी ट्रेवल का डायरेक्शन है, ये एनर्जी का डायरेक्शन है। अभी मैं बोल सकता हूं कि यही वेव का डायरेक्शन है, ये वेव है, ये वेव का मोशन है। किसका मोशन है? वेव। तो क्या पार्टिकल भी मोशन करता है? जी हाँ, पार्टिकल मोशन करता है पर अपने पॉइंट से आगे नहीं जाता है। तो पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है यहाँ पर इस तरीके से हो रहा है, कुछ देखें आप, और डिटेल में समझेंगे। तो पार्टिकल कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। पार्टिकल क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। पार्टिकल क्या कर रहा है यहाँ पर? ऑसिलेट। और पार्टिकल का जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में है, वेव का जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में है। तो ये बात ध्यान रखें कि कुछ वेव्स या बहुत सारी वेव्स ऐसी होती हैं जिनमें पार्टिकल का मोशन और वेव के मोशन का जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है दूसरे के साथ। बहुत सी वेव्स ऐसी भी होती है जिनमें उसी डायरेक्शन होता है, पर पार्टिकल अपनी पोजीशन से आगे नहीं जाता है, पार्टिकल आगे ट्रेवल नहीं करता है, पार्टिकल वहीं रहता है। पार्टिकल में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, बहुत ज्यादा मोशन नहीं होगा, पर मोशन होगा तो किसका होगा? एनर्जी। कौन मूव करेगा? एनर्जी मूव करेगी। या फिर कौन मूव करेगा? मोमेंटम। कौन आगे बढ़ेगा भाई? मोमेंटम आगे बढ़ेगा। या फिर हम बोल सकते हैं जो डिस्टरबेंस आपने क्रिएट किया वो डिस्टरबेंस आगे बढ़ेगा। दिस इज द वेव, ये है वेव। ठीक, वेव को आप ऐसा ना समझिए भाई ये सिंपल सा जो है ऑसिलेशन हो रहा है वो वेव है, या एसएचएम की इक्वेशन आपने ऐसा बता दिया था कोई ये एसएचएम को इस तरीके से हम लिखते हैं, ये वेव। भाई नहीं, ये वेव नहीं। ये एसएचएम की इक्वेशन जो आप लिखते थे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ था, इसके अलावा कुछ नहीं। एसएचएम में जो चीज हमने की थी ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ये एक पार्टिकल के मोशन को दिखा रहा था विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक पार्टिकल के मोशन को दिखा रहा था विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बहुत से लोग इससे मिसकंसेप्शन हो जाता है भाई ये वेव ना, ठीक है। यहाँ पे सिंगल एसएचएम वेव नहीं, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ एसएचएम होगा, लॉट ऑफ एसएचएम यहाँ पे हो रहे होंगे, बहुत सारे एसएचएम, इस पार्टिकल का एसएचएम, इस पार्टिकल का, सारे पार्टिकल हो सकता है एसएचएम कर रहे हो और वेव आगे बढ़ रहा है। तो पार्टिकल का मोशन नहीं होने वाला है, पार्टिकल वहीं रहने वाला है, पार्टिकल में कोई एक्चुअल मूवमेंट नहीं होगा। ठीक, तो मूवमेंट जो होगा, ट्रांसफर जो होगा, वो किसका ट्रांसफर होगा? एनर्जी का होगा। ठीक, वेव इज अ डिस्टरबेंस, इज अ एनर्जी, इट इज मोमेंटम व्हिच ट्रेवल्स फ्रॉम मेन पोजीशन और ओरिजिन ऑफ द डिस्टरबेंस। ओरिजिन ऑफ द डिस्टरबेंस वहां से आगे बढ़ता है। ठीक है भाई, क्लियर? इतना क्लियर? चलो आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन क्लियर बेटा सभी को कि क्या होती है वेव्स, वेव्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक वही जो हमने समझे, कोई ज्यादा अलग से नहीं है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ध्यान रखना कि वेव में क्या ट्रेवल करेगा भाई? डिस्टरबेंस ट्रेवल करेगा। कौन ट्रेवल करेगा? डिस्टरबेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, वेव में क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर from one point to other in space without actual motion, without actual transfer of particle of the medium, without actual transfer of
पार्टिकल ऑफ द मीडियम। तो यहाँ पर एक ध्यान रखना आपको, पार्टिकल का एक्चुअल ट्रांसफर नहीं होता है, इसका ट्रांसफर होता है एनर्जी का ट्रांसफर होता है। और एक मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट जो कि जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका ये कॉन्सेप्ट या फिर कैरेक्टरिस्टिक ध्यान रखना अच्छी बात है कि देयर इज अ रेगुलर फेज डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल्स। जो डिस्टर्बिंग पार्टिकल है, जिनमें डिस्टरबेंस हो रहा है, जिनमें वेव आगे प्रोपेगेट हो रही है, उनमें एक तरीके से क्या होता है कि रेगुलर फेज डिफरेंस होता है। रेगुलर फेज डिफरेंस मतलब कि वो कांस्टेंट है। तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि भाई जो एनर्जी है जैसे जैसे ट्रेवल करती जा रही है, तो जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट कर रहे होंगे, उन फोर्सेस की वजह से उसका कुछ लॉस होता होगा, तो एनर्जी धीरे धीरे अगर मान लो अगर आपकी क्या होती है, लॉस होती है, तो उस वजह से क्या आ जाता है, रेगुलर फेज डिफरेंस आ जाता है। तो देयर इज अ रेगुलर फेज डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल्स, जो कि अगला पार्टिकल और उसका जो प्रेसीडिंग पार्टिकल का उनके बीच में बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट पार्टिकल प्रेसीडिंग पार्टिकल के बीच में क्या होगा, रेगुलर फेज डिफरेंस होगा। क्लियर है? अब इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स। टाइप्स ऑफ वेव्स कि कितनी टाइप्स की वेव होती है। तो बहुत जनरल, बहुत सिंपल तरीके से समझें, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे हम दो कैटेगरी हमने यूज की है। तो एक कैटेगरी तो भाई मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल है। मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव्स। और दूसरा जो कैटेगराइजेशन का जो सिस्टम हमने डेवलप किया है वो है कि ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो समझते हैं क्या है, सारी कैटेगरी क्या है, इसमें किसको रखने वाला है, इसमें किसको रखने वाला है। वैसे इन दोनों में इंटरचेंज होता है, कुछ वेव्स जो यहाँ वो यहाँ भी जा सकती है, यहाँ कि जैसे कंफ्यूजन वाली कोई मैटर नहीं। समझो कि सपोज करो एक आपने स्ट्रिंग ली, इस स्ट्रिंग को अगर आपने क्या किया भाई, आपने इस स्ट्रिंग को बम प्रोड्यूस किया, तो ये वेव यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर रही है। तो ये ट्रेवल करने के लिए इसके पास एक मीडियम तो है ना, ये स्ट्रिंग के थ्रू आगे प्रोड्यूस हो या प्रोपेगेट हो, ठीक। तो इस वेव को ट्रेवल करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट लग रही है, मीडियम। ये ट्रेवल किसकी हेल्प, ये जो वेव है किसकी हेल्प से ट्रेवल कर रही है, एक मीडियम की हेल्प से। तो ऑल दोज वेव्स व्हिच रिक्वायर एनी मीडियम, ऑल दोज वेव्स व्हिच रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल, रिक्वायर्ड एनी मीडियम टू ट्रेवल, उन वेव्स को, सारी वेव्स को क्या बोलने वाले हैं, मैकेनिकल वेव्स। क्या बोलने वाले हैं, मैकेनिकल वेव्स। तो पहला जैसे कि वेव्स इन स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स के अंदर जो वेव्स बनेंगी, साउंड वेव जो होंगी, रिपल्स इन वाटर, रिपल्स इन वाटर। तो भाई ये जो सारी चीजें होने वाली है, ये क्या है आपकी मैकेनिकल वेव। बड़ा सिंपल तरीका इसको याद रखने के कि भाई वो सारी वेव्स जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, वो कौन सी वेव्स हैं, मैकेनिकल वेव्स हैं। नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या होती है भाई, जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट, सबसे शानदार एग्जांपल आपके पास है, जिनको बोलते हैं हम ईएम वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये 12th में आपका पूरा चैप्टर है, ठीक। और इसका सबसे अच्छा बहुत जनरल एग्जांपल जो आपको अवेलेबल है वो है लाइट वेव्स। भाई जो लाइट वेव्स है हमारी, वो कौन सी वेव्स है, नॉन मैकेनिकल वेव है। भाई इनको ट्रेवल करने के फॉर एग्जांपल भाई सन से अर्थ तक ये अप्रोच करती है, तो सन से अर्थ के बीच में अर्थ के आसपास तो एटमॉस्फेयर पर उसके पहले का जो स्पेस है बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड सन, वहां पे तो फ्री स्पेस, वो जो एरिया है वो तो क्या है, फ्री स्पेस। फिर भी वहां से ट्रेवल करके लाइट वेव्स हम तक पहुंचती है। तो इनको हमें बोल सकते हैं कि इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती। रेडिएशन जो होंगी वो सारी आपकी जो वेव्स के फॉर्म में होते हैं और उनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो भाई ये सारे आपके यहाँ पर बता सकते हैं डिफरेंसेस या फिर टाइप्स, ये कैटेगरी में किस कैटेगरी में किसको रखा गया है, ठीक है। चलो ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसफर वेव्स का बड़ा सीधा सा एग्जांपल क्या, अभी जो हमने एग्जांपल लिया था भाई रोप के अंदर जो वेव्स बन रही हैं या दो पॉइंट पे अगर आपने एक थ्रेड को बांध दिया और उसमें आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, तो शायद से इसके अंदर अगर वेव्स इस तरीके से प्रोपेगेट हो रही है
ये वेव्स अगर इसके अंदर प्रोपेगेट हो रही, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हमने जैसे यहाँ पर डिस्टर्बेंस किया था, इससे डिस्टर्बेंस इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से ट्रेवल करता है। तो ये ट्रेवल जब कर रहा है तो इस कंडीशन में देखते हैं कि ये जो पार्टिकल से इनका जो मोशन हो रहा है वो कुछ इस तरीके से, और वेव का जो मोशन हो रहा है वो इस तरीके से। पार्टिकल इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है और वेव इधर ट्रेवल कर रही है, ठीक। या फिर सिंगल एंड के लिए हम देखें भाई, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल ट्रांसफर वेव का कि अगर मान लो आपने रोप को या किसी स्ट्रिंग को एक रिजिड एंड से बांध दिया और उसके बाद उसमें क्या करते हैं, रिपल्स क्रिएट करते हैं, या फिर आपने बम्प क्रिएट किया तो बम्प ट्रेवल करेगा कुछ ऐसे, कुछ टाइम के लिए यहाँ होगा फिर आगे होगा। तो ये वेव का मोशन, वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, और पार्टिकल के जो मोशन का डायरेक्शन है, पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है वो किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, इस डायरेक्शन में। यहाँ पे पार्टिकल और वेव, पार्टिकल और वेव के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल हो, यानी कि बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, perpendicular to each other, therefore this type of waves are known as transverse waves। ये कुछ इस तरीके से ट्रेवल करते हैं। ये जो वेव्स होंगी भाई, ये आपकी कौन सी वेव्स है, ट्रांसवर्स वेव। कौन सी वेव्स है, ट्रांसवर्स वेव। इस तरीके का पाथ को फॉलो करेंगे। ओके, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, आगे क्या भाई, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स जिनमें पार्टिकल का जो मूवमेंट है या ऑसिलेशन, या फिर पार्टिकल का जो डिस्टरबेंस है, वो डिस्टरबेंस का जो डायरेक्शन है, और वेव के ट्रेवल का जो डायरेक्शन है, वेव ट्रेवल का जो डायरेक्शन, दोनों ही क्या हो, सेम हो, दोनों पैरेलल हो एक दूसरे के साथ, दोनों क्या हो, एक दूसरे के साथ पैरेलल हो। तो इस तरीके की जो चीजें हैं इनको भी हम क्या बोलने वाले हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलने वाले। बड़ा देखो इसमें बड़ा आसान है कि साउंड वेव्स इसका शानदार एग्जांपल, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारे पास क्या है, साउंड वेव्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये कंप्रेशन एंड रेरफैक्शन के फॉर्म में आगे बढ़ती है। ये किस फॉर्म में आगे बढ़ती है, कंप्रेशन एंड रेरफैक्शन के फॉर्म में साउंड वेव्स आगे बढ़ती है। भाई इनमें क्या होने वाला है कि जैसे हमने इसमें एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया, किसी मीडियम में क्या क्रिएट किया, डिस्टरबेंस। तो पहले क्या होगा भाई, कंप्रेशन, जैसे मान लो किसी ने बोला, तो जैसे हम बोलेंगे हम प्रेशर क्रिएट किया, तो यहाँ का जो मीडियम है क्या होगा, कंप्रेस हो। अब कंप्रेस्ड हो गया, उसके बाद फिर क्या होगा, रेरफैक्शन। पहले दबा फिर खुलेगा, दबा फिर खुलेगा। तो इस तरीके से ये फिर अगेन कंप्रेशन, फिर अगेन रेरफैक्शन। तो यहाँ पे वेव आपकी इस डायरेक्शन में आगे ट्रेवल कर रही है, पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है, पार्टिकल का जो ऑसिलेशन तरीके से हम बोल सकते हो, किस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से, इसी डायरेक्शन। तो यहाँ पर वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन और पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन दोनों ही क्या है, सेम या पैरेलल एक दूसरे के साथ। तो इस कंडीशन में ये जो वेव्स बनेगी यहाँ पे, इन वेव को हमने कौन सी कैटेगरी में रखा है, कि इन वेव को क्या बोला हमने, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। कौन सी वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो क्लियर है, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल, मैकेनिकल वो जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ट्रांसफर वेव वो जिनमें वेव का डायरेक्शन, पार्टिकल की मोशन का डायरेक्शन कैसा हो, 90 डिग्री का एंगल, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक, जो हार्मोनिक फंक्शन से डिफाइन की जा सके। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होगा, यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन क्या होने वाला है, पैरेलल होने वाला है, सेम होने वाला है। और नॉन मैकेनिकल वेव्स वो होंगी जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इनका एग्जांपल ये भी है कि ईएम वेव्स भाई कौन सी टाइप की वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। ईएम वेव जो है कौन सी टाइप की वेव है, ट्रांसवर्स वेव्स। ओके, तो नोट कर लें अच्छे से, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा जनरल इक्वेशन ऑफ वेव्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव्स। की जनरल इक्वेशन ऑफ वेव होती क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव्स। तो जनरल इक्वेशन ऑफ वेव होती क्या है, पहले तो समझे वेव में इक्वेशन लिखते किसकी है,
सिंपल हार्मोनिक मोशन जब हो रहा है तुमको पता था हम जो एसएचएम की इक्वेशन में सबसे पहले किसकी लिखेंगे y यानी डिस्प्लेसमेंट की या x डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। यहाँ पे अपने मानते हैं सपोज करो जिसकी हम इक्वेशन लिखने जा रहे हैं वो एक कोई क्वांटिटी यानी फंक्शन बोल सकते हैं, यानी कोई क्वांटिटी x ले ली हमने, कोई क्वांटिटी हमने कर ली x। तो ये जो हम क्वांटिटी ले रहे हैं x ये कुछ भी हो सकता है। ठीक, क्या क्या हो सकती है भाई? क्या ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, क्या ये प्रेशर हो सकता है, क्योंकि ध्यान रखना इसमें प्रेशर का जो वेरिएशन है कि भाई क्या ट्रेवल कर रहा है, प्रेशर का वेरिएशन ट्रेवल कर सकता है कि जो वेरिएशन आ रहा है प्रेशर में वो वे बनाएगा। ठीक, आप ये बोल सकते हैं कि मान लो किसी का जो डेंसिटी है जो वेरी कर रही है वो क्या बोल सकते हैं, क्या ये डेंसिटी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या ये इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है? भाई ये सब हो सकती है। एक बार पूछा जा चुका है कि भाई अगर मान लो हम जो वेव इक्वेशन लिख रहे हैं तो वो एक कोई क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी क्या क्या हो सकती है इनमें से? तो वो डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है, वो प्रेशर भी हो सकती है, वो डेंसिटी हो सकती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, इसकी इक्वेशन हो सकती है। ये वेव को रिप्रेजेंट करती है क्योंकि ये तो वेव है। डेंसिटी का वेरिएशन, प्रेशर का वेरिएशन, डिस्प्लेसमेंट में चेंज या इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में होने वाला चेंज, यही तो वेव क्रिएट करते हैं, यही तो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। किसी प्रेशर में बार-बार एक पीरियोडिक अगर मान लो वेरिएशन आ रहा है तो वो भी क्या है? वेव। डेंसिटी में चेंज आ रहा है इस तरीके का, वो भी क्या है? वेव। ठीक, तो जो वेव की इक्वेशन होती है वो इनमें से कुछ भी हो सकती है। ठीक है भाई, क्लियर ये बात? इसके बाद सपोज करो कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें आपको मैं बता दूं कि अगर सपोज करो हमने वेव्स ऑन स्ट्रिंग की बात करते हैं जो कि बहुत ज्यादा होने वाली है, सबसे ज्यादा साउंड वेव वगैरह, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रांसवर्स वेव्स हो या लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हो, मैकेनिकल वेव हो या नॉन मैकेनिकल, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक ही इक्वेशन से या एक ही फॉर्म ऑफ इक्वेशन में सारी वेव्स को डिफाइन कर सकते हैं कि डिफरेंट फॉर्म हो सकते हैं, अलग अलग हमको बहुत कुछ अलग अलग या अलग अलग टाइप की इक्वेशन उनको बनाने के अलग कैरेक्टरिस्टिक आपको नहीं समझने हैं। ठीक, सिंगल कैरेक्टर सिंगल सिस्टम से सारी इक्वेशंस लिखी जाएगी, एक ही सिस्टम को फॉलो करेगी, एक जैसी कंडीशंस फॉलो करेगी, उनके लिए कोई अलग अलग कंडीशंस नहीं होने वाली, क्योंकि बहुत इजी होने वाला है आपके लिए। ओके, सपोज करो कि वेव ऑन स्ट्रिंग है, इसको हम इक्वेशन समझ रहे हैं। तो यहाँ पे सपोज करो कि हमको अगर मान लो किसी पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करना है, किसी इंडिविजुअल पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट एक्सप्लेन करना है कि भाई वो किस तरीके का मोशन कर रहा है। तो सपोज करें कि हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखने वाले हैं पार्टिकल, तो क्या पार्टिकल के एसएचएम की इक्वेशन जो हम लिखते थे वो सफिशिएंट होगी यहाँ पर? तो हमारा जो आंसर होगा इस चीज के लिए वो होगा नो। क्यों है? क्योंकि सभी पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, ये पार्टिकल, ये सारे पार्टिकल क्या करने वाले हैं? एक फिक्स पॉइंट के अबाउट क्या करने वाले भाई? ऑसिलेट करने वाले। ये सब क्या करने वाले हैं? ये सभी ऑसिलेशन करेंगे, तो सभी एसएचएम करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन का मामला तो देखो, तो क्या एक पार्टिकल का एसएचएम लिखना सफिशिएंट होगा हमारे लिए? तो हमने बोला नहीं भाई, एसएचएम की इक्वेशन सिंगल पार्टिकल, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल या एक एसएचएम नहीं है, तो कलेक्शन ऑफ एसएचएम, लॉट ऑफ एसएचएम से यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। फिर क्या करेंगे? तो यहाँ पर हम कुछ ऐसा निकालेंगे तो समझिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सपोज करो कि हमने बोला कि x इक्वल इस डिस्प्लेसमेंट के वजह हमने बता दिया कि ग्राफ हम जो बनाएंगे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ। तो हमको ये पता करना है कि कौन से पार्टिकल के लिए इक्वेशन लिख रहे हो। पहली चीज, कौन से पार्टिकल के लिए इक्वेशन लिख रहे हो, तब आप पहले को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, तो पहली चीज तो कौन से पार्टिकल, मतलब कि यहां से जो आपकी मीन पोजीशन है वहां से कितनी डिस्टेंस में वो पार्टिकल, मतलब y को आपको बनाना होगा, आपको y को एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट जो आपको रिक्वायरमेंट होगी वो होगी डिस्टेंस, कि कितनी डिस्टेंस पे। पहली चीज। अब मान लो सपोज करो इस पार्टिकल के बारे में बात करें, तीन पार्टिकल किसी टाइम पे तो बहुत एक्सट्रीम पोजीशन पे हो सकता है, किसी पॉइंट पे मिड पोजीशन पे, किसी पॉइंट पे मीन पोजीशन या लोएस्ट एक्सट्रीम, लेफ्ट एक्सट्रीम, ऐसा भी हो सकता है। तो किस टाइम पे ये कहां पर होगा ये भी तो चेंज हो रहा होगा लगातार। वेव का ये फंक्शन अगर ऐसे ट्रेवल कर रहा है तो कभी हाईएस्ट ऑसिलेशन करेगा, तो कभी नीचे क्या है,
तो ये चीज मान लो, ये वाले पार्टिकल को केवल ये बता दो भाई इस वाले पार्टिकल की पोजीशन को अगर एक्सप्लेन कर दे तो वेव इक्वेशन आएगी, तो गलत। आपको इसके लिए एक और पैरामीटर या एक और वेरिएबल रिक्वायर्ड होगा, वो होगा क्या? टाइम, कि भाई वो पार्टिकल किस टाइम पे कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ये कहां पर है, मेन पोजीशन से कितनी या ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे अवेलेबल पार्टिकल आपके पास, और किस टाइम पे इसकी पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन क्या है, उसके लिए जो इक्वेशंस लिखेंगे हम वो होगी आपकी वेव इक्वेशन। मतलब वेव इक्वेशन आप सिंपल वेव इक्वेशन को हम बोल सकते हैं कि y is a function of x and t, y is a function of x and t, ये जनरल इक्वेशन बनेगी वेव की। y is a function of x and t, यहां से बहुत बेसिक स्टार्ट कर इसकी डिटेल में समझ लें। y is a function of x and t, ये आपकी इक्वेशन बनने वाली है किसकी भाई? वेव की इक्वेशन। ओके, पर क्या x और t का कोई सा भी फंक्शन वेव इक्वेशन देगा? ऐसा कोई भी फंक्शन जो x और t की टर्म्स में होगा, क्या वो वेव इक्वेशन देगा हमको? तो आंसर है कि भाई चेक कर लेते हैं कि क्या 2x + 3t² ये आपकी वेव इक्वेशन मिल जाएगी। y = x + √3/t, क्या ये वेव इक्वेशन मिल जाएगी? तो ऐसा नहीं है, हर कोई वेव इक्वेशन नहीं होगा, है कोई वैल्यू या कोई भी आपका y के लिए मान लो आप चूज करते हैं भाई ये फंक्शन x और t की टर्म्स में है, इसमें x भी है t भी है, इसमें भी x है t भी है, क्या कुछ भी बन जाएगा? ऐसा नहीं। कौन सी इक्वेशन वेव इक्वेशन होगी उसको चेक करने के कुछ कंडीशन से, कुछ रूल्स है, ठीक? तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहली कंडीशन थोड़ा डिटेल, कंडीशन फॉर वेव इक्वेशन कि वेव इक्वेशन की क्या कंडीशन होगी? तो बड़ी सिंपल कंडीशन है कि del 2y/del t² इक्वल k टाइम्स ऑफ del 2x/del t²। ये कंडीशन जो सेटिस्फाई करेगा, जो इक्वेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती होगी, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड t y शुड बी डिफाइंड, y should be defined by जितनी भी x और t की वैल्यू होगी, जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड t की, अगर वो फंक्शन y जो फंक्शन ऑफ x एंड t की टर्म्स में है, तो y उसके लिए तो डिफाइन होना चाहिए, राइट? k नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि k से बोले खत्म हो जाएगा, ठीक? ये पूरा फंक्शन आपको उड़ जाना है, तो k इट्स नॉट इक्वल टू 0, k should not equal to 0 and y must be defined for all values of x and t, तब जाके वो आपका फंक्शन क्या होगा? वेव इक्वेशन देगा। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले एसएचएम को उठाते हैं। हमने बोला कि एसएचएम की इक्वेशन जो होती थी हमारे पास y = a sin ω t, तो क्या ये वेव इक्वेशन है? तो हमारा आंसर है नो। चेक कर लेते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अगर मान लो तो dy/dt कितना होगा? a ओमेगा cos ओमेगा t, a ओमेगा cos ओमेगा t बाई इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन? वन टाइम, एंड सेकंड टाइम d2y/dt² कितना? माइनस ऑफ a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t। चलिए ये तो आ गया, अच्छी बात है। बट x के लिए dy/dx, y का हम क्या करने वाले हैं? डिफरेंशिएशन करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब जैसे ही हम x के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे तो जो साइन फंक्शन है वो डिपेंड करता है t पे, मतलब x के लिए पूरी वैल्यू क्या हो जाने वाली? कांस्टेंट, और dy/dx कितना मिलेगा आपको? 0। तो ये चीज तो आपको अवेलेबल हो ही नहीं पाएगी, 0 इसके लिए k की अगर वैल्यू आप देखेंगे तो 0 आएगी। इसलिए एसएचएम की जो इक्वेशन ये वेव इक्वेशन नहीं है, ठीक है भाई? क्लियर सबको एक बार? एसएचएम इज नॉट अ वेव, ठीक? कलेक्शन ऑफ एसएचएम कैन बी रिप्रेजेंट एज ए वेव, कलेक्शन ऑफ एसएचएम कैन बी रिप्रेजेंट एज ए वेव, ठीक भाई? अब देखें कि यहाँ पे इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन आगे जाके आपको प्लेन प्रोग्रेसिव समझाएंगे, पर ये देख लो कि ये जो इक्वेशन होगी मैं जो लिखने जा रहा हूं ये वेव की इक्वेशन होगी।
देखिए a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस टाइप की जो इक्वेशन होगी वो आपकी क्या बनेगी, वेव इक्वेशन बनेगी। आगे पता करेंगे कैसे आया, कहां से आया, पहले चेक कर लो उसको कि क्या ये वेव इक्वेशन है या नहीं। चलिए तो सबसे पहले इसका बहुत ये थोड़ा सा डिटेल में बताना है, इसके बाद शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे डायरेक्ट चेक करने के लिए, इतना सब कुछ नहीं करना होगा आपको, पर स्टार्टिंग में बेसिक पढ़ रहे हैं इसलिए चेक करते जाएं। मैंने स्टार्टिंग में बोला धीमे धीमे करते जाएं, चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। ओके तो यहाँ पे हम करने वाले हैं इसका डिफरेंशिएशन। चलो y का डिफरेंशिएशन मैं अगर चाहूँ तो डायरेक्ट लिखता हूँ, चलिए आप इसका डिफरेंशिएशन करके देखिएगा। d2y बाय dt स्क्वायर होगा माइनस ऑफ a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t माइनस के एक्स एंड d2y बाय dx स्क्वायर माइनस ऑफ k a स्क्वायर माइनस ऑफ k a स्क्वायर साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। ओके ध्यान रहे ये k और ये k अलग है, ये k आपका स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि ये आपका इलास्टिसिटी जो इनर्शिया फॉर्मूला जो चीज हम लेते थे वहां पे स्प्रिंग के लिए जो चीज लेते थे वो वाले एसएचएम में जो हमने k यूज किया उस टाइप का k, ये वाले केसेस का कोई रिलेशन नहीं, पहली चीज पे ध्यान रखें, ये बिल्कुल अलग चीज। ओके तो यहाँ पे आपको क्या करना है, चेक करना है कि इसको सेटिस्फाई करता है, तो ओके देखते हैं, आइए डिवाइड करके देख लो। d2y बाय dt स्क्वायर डिवाइडेड बाय d2y बाय dx स्क्वायर, शायद से ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t के x a स्क्वायर ये सब पूरा कैंसिल हो जाने वाला है, पूरे के इक्वल में मिलने वाला है आपको, माइनस से माइनस भी कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर बाय k स्क्वायर आएगा, सॉरी इसको करेक्ट कर लें आप, k स्क्वायर a, तो यहाँ पे मिलने वाला ओमेगा स्क्वायर बाय k स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर बाय k स्क्वायर दिख रहा है बेटा। चलिए चेक कर लेते हैं स्क्रीन पे, ओमेगा स्क्वायर बाय k स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर डिवाइड करने पे आपको मिला, यानी कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें इसका, तो d2y बाय dt स्क्वायर इक्वल ओमेगा स्क्वायर बाय k स्क्वायर टाइम्स ऑफ d2y बाय dx स्क्वायर, वेयर दिस क्वांटिटी इज k। ये जो क्वांटिटी होगी ये कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट हम यूज कर सकते हैं कोई वर्ड चाहे तो, इसको हम k लेंगे, k डैश ले लेता हूं, k डैश नॉट इक्वल टू 0 अगर ऐसा करना है उसको नोट कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात। अब ऐसे ये जो k है इसको हम बोलते हैं, ये आगे जाके आपको करने वाला है वेव वेलोसिटी का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ वेव वेलोसिटी। ये ओमेगा बाय जो k होगा ये आपकी होगी वेव वेलोसिटी है ना, और ओमेगा बाय k का जो स्क्वायर ये स्क्वायर ऑफ वेव वेलोसिटी होने वाली, ये जो क्वांटिटी है ये होगा स्क्वायर ऑफ वेव वेलोसिटी। ओके बेटा क्लियर इतना, ठीक। तो क्या हर बार इतना चेक करना होगा, क्या आपको हर बार इतना लंबा चेक करना होगा, इतनी लॉन्ग प्रोसेस से गुजरना होगा? तो आंसर नोट है, इसका इतना कोई लंबा आपको या इतना डिटेल करने की कोई जरूरत नहीं। वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए करना बहुत जरूरी था, क्योंकि डिफरेंशिएशन फॉर्म में कभी आया है तो आप इससे खुद बना सकते हैं, इसलिए। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंट वेज की हो सकती है वो क्या हो सकती है, वो है कि जो y वो होना चाहिए जो फंक्शन ऑफ ax प्लस माइनस बी टी, ax प्लस माइनस बी टी इसकी टर्म्स में होना चाहिए। वहां पर इस पूरे की पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पूरे की फंक्शन की पावर कोई भी हो, ये f आपका कोई भी फंक्शन हो सकता है, हार्मोनिक नॉन हार्मोनिक कोई कुछ भी चीज हो, पूरी इक्वेशन आपकी किसकी टर्म्स में होनी चाहिए, x प्लस माइनस बी टी की टर्म्स में। प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, दोनों यहाँ पे कंफर्टेबल होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोनों में से, प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता इसका साइन क्या है। पर हाँ ये कुछ इस तरीके से इनकी पावर शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1, x और t की पावर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखना, इसमें x और t की जो पावर है शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1, ये ग्रेटर देन 1 नहीं होनी चाहिए।
ये ध्यान रखना है। अगर इस फॉर्म में होगा तो ये आपका ये जो है ये इक्वेशन जो होगी आपकी वेव इक्वेशन होगी, बट वन सुपर मोस्ट कंडीशन, इस कंडीशन में सुपर मोस्ट कंडीशन होगा कि y मस्ट बी डिफाइंड, y मस्ट बी डिफाइंड, y must be defined for all values of x and t, and a and b are constant, a and b are constant होंगे भाई दोनों a और b जो दोनों होने वाले हैं आपके होने वाले हैं constant। और यहाँ पे सुपर मोस्ट कंडीशन में जो बोली है क्या कि y must be defined for all values of x and t। ठीक है, चेक करते हैं कौन कौन सी इक्वेशंस वेव इक्वेशन कौन कौन सी बन सकती है। आईआईटी आपके साथ खेलता आपके माइंड के साथ जिन इक्वेशन के साथ वो फेमस इक्वेशन कई बार पूछी जा चुकी है, ट्राई करते हैं तो समझते हैं। एक जनरल लेते हैं भाई कि y इक्वल 2x + 3 to the whole 3t the whole power 2। तो क्या ये y वेव इक्वेशन बनी, क्या ये वेव इक्वेशन बनी, इसको चेक करते हैं। ट्राई करें कुछ सेकंड में सारी इक्वेशंस बताता हूं, पॉज करके अच्छे से ट्राई करें। एक इक्वेशन हमारे पास है e टू द पावर माइनस ऑफ x प्लस या x माइनस जो भी ले लो आप माइनस ऑफ x माइनस 3t टू द होल स्क्वायर। ओके, y इक्वल log e x प्लस x माइनस 3t डजंट मैटर क्या है वैल्यू ऑफ इसके अलावा कोई अनसर्टेन वैल्यूज आपकी हो सकती है। चेक करेंगे, पॉज करके ट्राई करेंगे क्या ये वेव इक्वेशन है। तो सीधा सीधा अगर बोला जाए तो भाई इसको चेक करते हैं सबसे पहले कि क्या ये वेव इक्वेशन बनेगी। तो देखो यहाँ पे कि 2x + 3t 0 भी हो सकता है x की किसी वैल्यू के लिए, t की किसी वैल्यू के लिए, x और t की किसी वैल्यू दोनों के लिए 0 हो सकता है, 0 का स्क्वायर। तो 0 तो डिफाइंड वैल्यू हुआ, फिर डिफाइंड नंबर हुआ। अब बोलो तो भाई फिर इस कंडीशन में तो y = 0 इज अ डिफाइंड नंबर, तो ये वेव इक्वेशन होनी चाहिए। हम कहेंगे ना ये वैल्यू अगर 0 हो सकती है किसी केस में, तो ये दोनों वैल्यू इन दोनों t और x की वैल्यू पुट करने पे +∞ या -∞ भी जा सकता है। इतनी बड़ी वैल्यू कोई आ जाए x की जो इसको टेंस करके -∞ या t की ऐसी कोई x की ऐसी कोई वैल्यू जिसको +∞ पे टेंस पहुंचा दे, तो y इस कंडीशन में डिफाइंड नहीं होगा। हमको ऐसी कंडीशन निकालनी है कुछ भी वैल्यू रख दो t और x की, चाहे वो इन्फिनिटी में पहुंचा दे इन दोनों को, तब भी y क्या हो डिफाइंड हो, तब भी y क्या हो डिफाइंड हो। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई वेव इक्वेशन को चेक करने से ध्यान से x और t देखने पे आप ऐसा ना करें कि वो बता दे भाई ये x और t के फॉर्म में x ± bt के फॉर्म में ये वेव इक्वेशन है, ध्यान रखें। चलिए इसको चेक करते हैं। ये आप लॉग वाला था, पहले लॉग के लिए समझ लेते बड़ा आसान है, फिर इसको फिर लॉग के लिए अगर मान लो ये हमको पॉजिटिव वैल्यू देता है, 0 देता है, सब कुछ तक तो ठीक है। पर अगर ये वैल्यू किसी केस में नेगेटिव हो गई, अगर किसी केस में ये वैल्यू क्या हो गई नेगेटिव हो गई, तो लॉग डज नॉट डिफाइन फॉर नेगेटिव वैल्यू या फॉर नेगेटिव फंक्शन। तो लॉग कभी भी नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं, मतलब y डज नॉट डिफाइन, तो y को आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई ये भी एक वेव इक्वेशन नहीं, चाहे x ± bt की टर्म्स में, पर फिर भी ये वेव इक्वेशन नहीं। ओके, चलिए e के लिए समझते हैं। e टू द पावर ऐसा कुछ, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी आए, तब पॉजिटिव इन्फिनिटी आया तो भी बाहर का साइन, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये पॉजिटिव नहीं आता है तो परफेक्ट स्क्वायर इन्फिनिटी का स्क्वायर कितना होगा इन्फिनिटी। ऐसा हम लिख सकते हैं y की वैल्यू एक पॉसिबल हो सकती है कि 0 पे तो भाई किसी वैल्यू 0 करोगे तो 1 आ जाएगा, e टू द पावर 0 इक्वल कितना 1 डिफाइंड नंबर है। दूसरा केस चेक करते हैं भाई इसकी वैल्यू जब x - 3t की वैल्यू कितनी हो 0 हो, तब हमने बोला कितना 1 डिफाइंड। दूसरा चेक करते हैं कि अगर इसकी जो वैल्यू है +∞ हो, +∞ का स्क्वायर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, +∞ होगा, माइनस आगे लग रहा है तो e टू द पावर -∞, मतलब हम लिख सकते हैं 1/e टू द पावर ∞।
और किसी की पावर इंफिनिटी मतलब उसका वैल्यू भी कितना होना है, इनफाइनाइट होना चाहिए। और 1 बाय इंफिनिटी कितना होता है बेटा, 0। मतलब ये क्या होगा, y की वैल्यू कितनी आएगी, 0, जो कि डिफाइंड नंबर है। ओके, अगर ये प्लस इंफिनिटी होता है, ये माइनस इंफिनिटी होता है, माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू आती है, और बाहर का लगा हुआ है माइनस, अरे बाहर का लगा हुआ है माइनस लगा हुआ, ठीक है। तब भी यहाँ पर क्या होता है, e की वैल्यू कितनी होती है, माइनस इंफिनिटी, और सेम केस रिपीट होता है। अगर ये प्लस इंफिनिटी भी आ जाता है यहाँ पे, अगर मान लो इसको प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी कुछ भी रखो, तब भी कितना होगा, y की वैल्यू कितना है, पावर कितनी आएगी, माइनस इंफिनिटी आएगी, और माइनस इंफिनिटी मतलब कितना है, 0, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी होगा। तो इसलिए क्या होगा, एक डिफाइंड नंबर, बहुत फेमस इक्वेशन बताइए, पर ध्यान रहे यहाँ पे ब्रैकेट के बारे में, स्क्वायर हो या ना हो, यहाँ पे कुछ ऐसा आना चाहिए, चेक करना भाई क्या साइन गिवन है, अगर जो साइन गिवन है उसके अकॉर्डिंग करेक्ट आता है, y डिफाइंड आता है, तभी वो इक्वेशन, अदरवाइज नहीं है। चलिए एक और इक्वेशन लेते हैं, कई बार पूछी जा चुकी है इक्वेशंस। कि अगर y इक्वल आपको इस तरीके से गिवन, y इक्वल आपको गिवन हो कि 1 बाय 3x माइनस 4t प्लस 3, 3x माइनस 4t प्लस 3, क्या ये वेव इक्वेशन है? चेक की कि भाई अगर इसकी वैल्यू 0 होती है तो 0 प्लस 3 1 बाय 3 डिफाइंड नंबर आ जाएगा। अगर इसकी वैल्यू प्लस इंफिनिटी होती है तो इंफिनिटी प्लस समथिंग इंफिनिटी, 1 बाय इंफिनिटी कितना, 0, माइनस इंफिनिटी आती है भाई, तब भी कितना होगा, 0। तो y की वैल्यू दोनों ही केस में, इन ऑल केस में क्या होगी भाई, डिफाइंड होगी, इसलिए ये भी क्या बनेगी, ये वेव इक्वेशन बनेगी। तो ये कुछ वेव इक्वेशन के आपके सामने एग्जांपल्स थे, आईआईटी में डायरेक्ट क्वेश्चंस के पूछे गए कि भाई गिवन इक्वेशन क्या, वेव इक्वेशन, या आईआईटी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हम लेंगे थोड़ी देर। ये इतना क्लियर है भाई आपको सभी को, ओके। कोई प्रॉब्लम इसमें कि आपको बड़ा इतना सा ध्यान रखना है कि y जो है वो f इक्वल f ax प्लस माइनस bt की टर्म्स में होना चाहिए, पहली कंडीशन, x प्लस माइनस bt, x और t की पावर 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसकी होल पावर तो नहीं हो जाए चलेगा, a और b कांस्टेंट होंगे, एंड y मस्ट बी डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड t। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें कि बाकी की चीजें जो है, दूसरी चीजें लाइक वेव स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन कैसे निकालते हैं। तो देखिए कि अगर मान लो आपके पास y इक्वल f ax प्लस माइनस bt की टर्म्स में है, तो सबसे पहले तो ये देखिए वेव स्पीड कैसे निकालेंगे। वेव स्पीड या वेव वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होने वाला है, बड़ा सिंपल फॉर्मूला होने वाला है कि कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहां पर अगर इसको हम चाहें तो वेव स्पीड को ये लिख सकते हैं, वेव स्पीड इक्वल b बाय a, वेव स्पीड इक्वल b बाय a। अगर आप ये कब लिखा है, जब अगर आपने आपको किसी इक्वेशन को आपने कंपेयर किया है इस फॉर्म से, और वहां पर वो b और a की टर्म्स में जो भी वैल्यू उसको कंपेयर करके लिखनी, तो वेव स्पीड को बना सकते हैं कितना, b बाय a। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, ये बात याद रखें, बड़ा आसानी से बना लेंगे आप। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन कैसे देखेंगे, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन आप कैसे देखेंगे। तो अगर साइन दोनों के क्या होंगे, सेम साइन होंगे, दोनों के साइन क्या होंगे, सेम होंगे, कि अगर a x भी पॉजिटिव, मतलब यानी कि a भी आपका ये वाला टर्म है, ये भी पॉजिटिव, ये वाला टर्म भी पॉजिटिव है, या फिर ये वाला टर्म भी नेगेटिव और ये वाला टर्म भी क्या है, नेगेटिव। तो जब दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, तो वेव प्रोपगेट इन नेगेटिव डायरेक्शन, ध्यान कि जब दोनों के साइन क्या होंगे बेटा, सेम होंगे, दोनों के साइन क्या होंगे,
होंगे? सेम होंगे। उस टाइम पे वेव प्रोपोगेट करेगी नेगेटिव डायरेक्शन में, और जब भी इनके साइन क्या होंगे डिफरेंट, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, या ये एक नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव, तब वेव प्रोपोगेट होगी, वेव प्रोपोगेट इन पॉजिटिव डायरेक्शन, वेव प्रोपोगेट इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ये बात ध्यान रखें। क्लियर? जब दोनों के साइन क्या होंगे? सेम, तो वेव प्रोपोगेट इन नेगेटिव डायरेक्शन, और दोनों के साइन क्या होंगे? डिफरेंट, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, तब क्या होने वाला है? ये जो इक्वेशंस हैं या इसके अकॉर्डिंग जो प्रोपेगेशन का डायरेक्शन आएगा वो वेव प्रोपेगेशन का डायरेक्शन आएगा ओरिजिन से, ओरिजिन पोजीशन से के साथ नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में हम बोल सकते हैं उसके लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। इसमें बेस्ट कि अगर मान लो इस तरीके से वेव स्पीड ये निकालनी होगी तो कैसे करना है? तो y इक्वल, हमारे पास एक इक्वेशन है 3 बाय 4 प्लस 1 माइनस या 2x माइनस 3t का होल स्क्वायर। 3 बाय 4 प्लस 2x माइनस 3t का होल स्क्वायर। ये कोई वेव की इक्वेशन या y इक्वेशन दे रखी, तो पहले चेक कर ले भाई क्या ये वेव इक्वेशन होगी, तो फिर आपको क्लियर हो चुका होगा परफेक्ट स्क्वायर है। इसकी वैल्यू से आप निकाल सकते हैं क्या कि ये इक्वेशन होगी। चेक कर सकते हैं, जो आपको प्रोसेस दी है हम चेक करने के लिए उससे वेव इक्वेशन है। वैसे यहाँ पे पूछा आपसे कि वेव स्पीड बताएं, वेव स्पीड क्या होने वाली एक चीज, और इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, ये ध्यान रखें, ये वेव इक्वेशन जो है किसी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। चलिए पॉज करके जल्दी से ट्राई करें। सभी कर लिया बेटा? चलो, वेव स्पीड के लिए हमने अभी आपको फॉर्मूला बताया, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है कि वेव स्पीड होगी, वेव स्पीड इक्वल कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ a। यहाँ पर वेव स्पीड के लिए कोएफिशिएंट ऑफ t b कितना है 3/2, तो भाई 3/2 आपकी क्या हो जाने वाली है? वेव स्पीड हो जाने वाली है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। सभी को बताओ एम्पलीट्यूड क्या होगा किसी पार्टिकल का, अगर एम्पलीट्यूड आपको फाइंड करना हो भाई, एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। y की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही क्या होगा? एम्पलीट्यूड होगा। यहाँ पर y की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब ये वैल्यू डिनोमिनेटर क्या होगा? मिनिमम। ठीक, तो डिनोमिनेटर किस कंडीशन में मिनिमम हो सकता है कि या तो इसकी जो वैल्यू आए वो पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव वैल्यू को अगर इसके अंदर ऐड करेंगे भाई मैक्सिमम हो जाएगा, और y मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम चाहिए तो क्या चाहिए? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इसलिए यहाँ पर अगर मान लो आपने क्या था नेगेटिव, इस पूरे की वैल्यू कितनी आती है? नेगेटिव आती है। नेगेटिव का स्क्वायर कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव, तो फिर भी ये इसमें ऐड हो जाएगा। नेगेटिव का होल स्क्वायर कैसा होगा? पॉजिटिव, इसमें ऐड हो जाएगा। तो हम ना तो इसको पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं कोई सी, या कोई नेगेटिव वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। हम इसको केवल कंसीडर कर सकते हैं मिनिमम लाने के लिए, कितना? 0। मिनिमम लाने के लिए इसको कितना कंसीडर कर सकते हैं हम? 0। तो हमने बोला कि y मैक्सिमम तब मिलेगा जब 3 + 4 ये कितना हो? मिनिमम हो, नहीं 0 ही क्या होगा? इसका मिनिमम वैल्यू होगा 0 का स्क्वायर 0। तो y मैक्सिमम यानी कि एम्पलीट्यूड इक्वल 3/4। ये इसका एम्पलीट्यूड आ जाएगा भाई कितना? 0.75। ओके, क्लियर सभी को? नोट कर ले बेटा इसको अच्छे से। इसके पहले वाले चीज के अच्छे से नोट्स बना ले, उनके काम में आएंगे आपको। ओके, चलिए अब इसके बाद लेते हैं आईआईटी का क्वेश्चन जो लेते हैं वो ट्राई करते हैं। वैसे हर वीडियो में आपको हर लेक्चर के साथ उस टॉपिक का उससे रिलेटेड आईआईटी में जो क्वेश्चन आया है या जेईई या नीट में जो क्वेश्चन आया है वो हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताएंगे। ठीक है, चलिए। ओके, तो आपके सामने जो क्वेश्चन है यहाँ पे अभी ये क्वेश्चन है आईआईटी 1999 3 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है।
और आपको बता दें कि इसमें जो ऑप्शंस है मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होने वाले हैं इसमें। आपको पॉज करके अच्छे से ट्राई कर लें, एक बार क्वेश्चन समझ लें कि क्वेश्चन है कि y is a function of x and t in terms of 0.8 divided by 4x plus 5 to the whole power 2 plus 5 represent a moving pulse, एक पल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये डिस्प्लेसमेंट, where x and y are in meter and t is in second। उसके लिए बोला है कि आपको चेक करना है कि पल्स मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, क्या पल्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, मतलब ये जो वेव का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में, इट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज 0.16, मतलब जो पल्स है उसका एम्पलीट्यूड 0.16 मीटर होगा। ये दोनों आप चेक कर सकते हैं, मैंने रिसेंट आपको बताया। इन 2 सेकंड इट विल ट्रेवल अ डिस्टेंस 2.5 मीटर। ये भी कैसे सॉल्व करना आप कर सकते हैं। इट इज अ सिमेट्रिक पल्स। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि वेव किसी टाइम मतलब आपको उसकी हिंट दे देते हैं कि t इक्वल 0 क्या पल्स सिमेट्रिक पल्स होगी या सिमेट्री प्रेजेंट करेगी कि उसमें x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए और x की नेगेटिव वैल्यू के लिए दोनों के सेम आंसर आ रहा है उसमें। ठीक, तो ऐसा चेक करके बताइए कि ये जल्दी से क्या है कि कितने ऑप्शंस करेक्ट हैं कितने रॉन्ग। फास्ट कर लिया बेटा, पॉज करके ट्राई कर लिया, चलिए आगे बढ़ते स्टार्ट करते हैं भाई, कितने इसमें करेक्ट हैं कितने रॉन्ग हैं। तो पहला वाला चेक करते हैं, पल्स इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो सबसे पहले चेक कर लेंगे वेव कौन से डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। उसके लिए मैंने बताया था कि इन दोनों में से यानी कि ये दोनों जब इनके दोनों के साइन सेम होंगे यानी कि दोनों प्लस होंगे, t कोएफिशिएंट के साथ और x के साथ ये दोनों प्लस और ये या फिर ये दोनों माइनस हो तो ये नेगेटिव डायरेक्शन मूव करेगा। और यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव और आपको गिवन है कि भाई पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो पहला ऑप्शन आपका है गलत। ठीक, क्लियर। दूसरा, इट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज 0.16 मीटर। चेक कर लेते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए ये वैल्यू अभी हमने बताया था कि पॉजिटिव अगर होती है परफेक्ट स्क्वायर ऐड हो जाएगी, इसको मिनिमम करना है। नेगेटिव करेंगे परफेक्ट स्क्वायर, वही केस। ठीक, तो भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर हमको y की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो इसकी वैल्यू क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर वाली टर्म को क्या करना होगा, मिनिमम करना होगा। तो मिनिमम कब होगा, जब ये पूरी वैल्यू कितनी होगी, 0। कितनी होगी, 0। तो भाई अगर इसको 0 पुट करते हैं तो y इक्वल 0.8 डिवाइडेड बाय 5, 0.8 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, रिमेनिंग 3, 5 6 जा 30। ठीक है, तो भाई कितना आता है कि यहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y 0.16 मीटर इज करेक्ट। चलिए एक ऑप्शन करेक्ट है और कितने करेक्ट चेक करते हैं। तो अगला बोल रहा है कि इन 2 सेकेंड इट विल ट्रेवल अ डिस्टेंस 2.5 मीटर। तो सबसे पहले तुमको ये पता करना होगा कि 1 सेकंड में कितना ट्रेवल करता है और 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, शायद उसको स्पीड बोलेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या निकालनी होगी आपको, वेव स्पीड। चलिए वेव स्पीड कैसे निकालते हैं भाई, बताया था आपको। वेव स्पीड का फॉर्मूला होगा आपका कितना, b by कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, कितना 5/4। तो दिस इज द वेव स्पीड इन 1 सेकंड। आपको कितना चाहिए था भाई, 2 सेकंड की। तो 2 से आपको क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4 यानी कि 5/2। करेक्ट, कितना 5/2 2.5 मीटर। In 2 seconds it will travels a distance 2.5 मीटर। क्लियर भाई इतना। थर्ड चेक करते हैं, थर्ड के लिए हमने आपको सॉरी लास्ट ऑप्शन क्या है, लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं भाई। इज ए सिमेट्रिक पल्स, इट इज ए सिमेट्रिक पल्स। सिमेट्री के लिए हमने आपको अभी बताया था, आपको क्लियर किया था कि भाई सिमेट्री कब चेक की जाएगी। मान लो कोई पल्स है या कोई वेव ये किसी टाइम पे चलती है तो इसका टाइम आपको फ्रीज करना होगा किसी टाइम। इसका टाइम क्या करना होगा, आपको फ्रीज करना होगा t इक्वल 0। अगर इसके ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, अगर मान लो पल्स यहां से क्रिएट करते हैं ओरिजिन है, इससे इधर भी ट्रेवल, क्या दोनों तरफ सिमेट्रिक पल्स। तो ऐसा चेक करने के लिए हमको क्या चेक करना होगा भाई, t इक्वल 0।
तो जैसे t इक्वल इसमें हम 0 पुट करते हैं कितना आता है चेक कीजिए। t इक्वल 0 पे y इक्वल होगा 0.8 डिवाइडेड बाय t की वैल्यू 0 तो 0 4x का स्क्वायर यानी कि 4x का होल स्क्वायर प्लस 5। ठीक, तो भाई यहाँ पे x की नेगेटिव वैल्यू रखवा तो -1 रख के देखते हैं। माइनस ऑफ 4 का होल स्क्वायर 16, x की यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू रख के देखेंगे प्लस 1 4 का होल स्क्वायर अगेन कितना होगा बेटा 16, मतलब y की वैल्यू x की पॉजिटिव वैल्यू पे x की नेगेटिव वैल्यू पे दोनों पे क्या आनी है सेम, मतलब ओरिजिन के दोनों तरफ मिड पॉइंट के या मीन पोजीशन के दोनों तरफ यहाँ पे क्या मिलने वाली है आपको सिमेट्री मिल जाती है, मतलब ये जो पल्स होगी कैसी होगी सिमेट्रिक पल्स होगी। क्लियर है? तो ये आईडी का क्वेश्चन जो इक्वेशन जनरल इक्वेशन में बेस्ट था आपने किया। यहाँ पे कुछ फीचर्स मतलब कि जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। आईडी एडवांस के लेवल का क्वेश्चन जो इसमें आया था, अभी जो जेईई में एडवांस होती है उसमें आ सकते हैं क्वेश्चन। ओके बेटा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहे। ये बहुत ही इनिशियल टॉपिक्स थे, इससे आगे बढ़ेंगे अब। इसके अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, जिसका हमने आगे एग्जांपल भी देखा था कि भाई क्या होती है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव होती है अपनी y इक्वल a sin ओमेगा t प्लस kx माइनस kx हो सकता है, kx के साथ में प्लस फाई वगैरह और भी कुछ हो सकता है, हार्मोनिक फंक्शन की तरह या कुछ एसएचएम की तरह बहुत सारी चीजें हो सकती है। दिस इज नोन एज प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, प्लस माइनस में लिखते हैं इसको वैसे a sin ओमेगा t प्लस माइनस kx प्लस फाई या माइनस फाई जो भी आप लिखें। तो ये इक्वेशन कैसे आई, कैसे बनी इक्वेशन, ये सब चेक करने के लिए करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।